जोहार नमस्कार। मैं गीता कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कई जानकारियाँ लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले ये कार्यक्रम शुरू करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाया जा रहा है ग्रास लैंड विकास कार्यक्रम। ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए किसानों को दिया जाता है 90% अनुदान। प्लास्टिक ट्रेटा बर्मी बेड द्वारा आसानी से होता है कंपोस्ट निर्माण। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार बेहतर हरा चारा उत्पादन के लिए ग्रास लैंड विकास कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के तहत चारा बीज कृषकों को मुफ्त मुहैया कराया जाता है। पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य के गौ विकास निदेशालय की ओर से हरा चारा उत्पादन और ग्रासलैंड विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो कार्य किए ही जा रहे हैं, साथ ही चारे के लिए भूमि का भी विकास किया जा रहा है। जो किसान इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं, वे गौ विकास निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। चारा उत्पादन के लिए उन्नत बीज भी किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सिंचाई जल की कमी से होने वाले समस्याओं से बहुत हद तक निजात दिलाता है टपकन सिंचाई प्रणाली। इस विधि से सिंचाई द्वारा पानी की अच्छी खासी बचत होती है। साथ ही टपकन विधि द्वारा सिंचाई से फसल भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। इस प्रणाली को अपनाने वाले किसानों को सरकारी सहायता भी प्राप्त होती है। टपकन विधि कैसे लाभप्रद है, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, टपकन विधि की सिंचाई जो आज सबसे सफलतम सिंचाई तकनीक है, जिसमें कि पानी आपका कम से कम 90% से 95% तक की क्षमता जो हमारी टपकन विधि सिंचाई देती है। और इसके सेवन से इसमें क्या है कि आपकी सिंचाई की व्यवस्था और साथ में खादों का प्रयोग, यह दोनों एक बहुत अच्छी साधन है जो हमारी टपक विधि से मिलती है। और इसको किसान भाई आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि सरकार की इसमें 90% तक अनुदान राशि आपको दे है। और इसके प्रयोग से आपकी जो कुएं का पानी है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप पटवन विधि से, तो टपकन विधि में आपके बहुत पानी बचेंगी और उत्पादन भी आपको दुगुना मिलेगा पटवन विधि की अपेक्षा। राज्य में उपजाई जाने वाली अनाजों में धान के बाद मक्का हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। जो किसान मक्का लगाना चाहते हैं वे अच्छी उपज पाने के लिए बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2, प्रिया और कंचन नामक प्रभेद लगा सकते हैं। बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2, प्रिया और कंचन, ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। इनके दाने पीले और पुष्ट होते हैं। लगभग 80 दिनों में इनकी फसल तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीज की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 35 से 40 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, वर्तमान समय में धान की खड़ी फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप होने की संभावना रहती है। ये कीट पौधे की डंठलों के अंदर के कोमल भागों को खाकर खोखला कर देते हैं, जिससे फसल नष्ट हो जाती है। धान की फसल में इस कीट के लग जाने पर इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। गाभा के बीच में जो है एक धान जो है पूरा का पूरा धान सूख जाता है। दूर से ही पूरा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा, और यदि आप उसको निकालेंगे तो पूरा का पूरा जो है निकल आता है। ऐसे इसका जो है नियंत्रण हम लोग जो है कार्बोफ्यूरॉन 3G 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर से, या फोरेट 10G 10 kg प्रति हेक्टेयर से, या मोनोक्रोटोफॉस जो है 2.5 से 3 ml प्रति हेक्टेयर के दर से जो छिड़काव करके नियंत्रण कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक ट्रेटा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है। साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कामों के लिए नहीं किया जा सकता।
वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कि सफल किसान का खिताब इन्होंने कैसे पाया। खेती बाड़ी में मेहनत सभी किसान करते हैं, परंतु इन्होंने मेहनत के साथ पौराणिक कृषि पद्धतियों में बदलाव लाकर जो खेती बाड़ी में सफलता पाई, जिस कारण इन्हें अपने क्षेत्र में अच्छी खासी ख्याति मिली। अपने अब्बू के साथ में, फादर के साथ में जो सो किसान के ये में लग गए। लगने के बाद जो सो विज्ञान केंद्र से हम जो है सो ट्रेनिंग हासिल किए। हासिल करने के बाद फिर जो सो हम भी किसान वृद्धि की वजह से जो सो हम भी खेती करते हैं, मिर्चा का खेती करते हैं और जो सो खीरा वगैरह सब अभी लगा हुआ है हमारा, ये सब का खेती करते हैं। हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ करके जो सो सारा ये सब कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। हम लोग कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ा कारोबार हम लोग का नहीं है, खेती करना है। खेती करके जो सो ये सब चीज़ घर चलाना और सब करना होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। आने वाले दिनों में इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 7400 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4600 रुपए से लेकर अधिकतम 5800 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव जाना, मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो जानकारियां और भी हैं। अभी वक्त हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जोहार जोहार की दे। जोहार दीदी, अरे जोहार। जोहार जोहार, आप लोग इतनी देर से? हाँ दीदी, तनी काम धाम बढ़ जा रहा है, सेल दे रही हो लग। वो क्या है ना, आज मैं आप लोगों के लिए और अपनी किसान भाई बहनों के लिए एक खास जानकारी लेकर आई हूँ। खास जानकारी दीदी? वो का है दीदी? वो है खरीफ दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। खरीफ दलहनी फसलों में पोषक तत्व का प्रबंधन।
वाह, अरे दीदी, ये जानकारी तो हम सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसकी खास जानकारी और विस्तार से जानकारी के लिए हमें चलना होगा अपने विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत कुमार लाल के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। झारखंड की जलवायु दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। गर्मा दलहनी फसल में मुख्यतः मूंग और उड़द फसलें आती हैं, जिसकी खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर हम वैज्ञानिक तकनीक, मिट्टी जांच की महत्ता, उन्नत प्रभेदों की जानकारी, बीजोपचार का महत्व, सिंचाई की व्यवस्था और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग खेती में करते हैं तो हमें फसलों से अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। दलहनी फसलों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण खेत का चुनाव करना होता है। वैसी जगह खेत का चुनाव करना लाभदायक होता है जहां सिंचाई का स्रोत मौजूद हो। मिट्टी के लिए दोमट या गर्मी के मौसम में केवल मिट्टी में फसल की खेती करना सही होता है। मिट्टी की 2 से 3 बार जुताई के बाद पाटा से मिट्टी को समतल कर भुरभुरा बना देने से बीजों का अंकुरन सही तरीके से होता है। जुताई करने के बाद मिट्टी में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हमारे यहाँ बहुत सी टाँड़ जमीनें हैं जो प्रायः खाली रह जाती हैं, या किसान भाई उसमें भी जब ज़्यादा वर्षा होने लगती है तो उसमें भी धान की फसल लेना चाहते हैं। और एक तरफ देख रहे हैं कि दलहनी की फसल के लिए हमारे देश में कमियां होती जा रही हैं, दाल बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो एक अभियान के तहत दलहनी फसलों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से, केंद्र और राज्य की तरफ से बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इसके तहत आप लोगों से अनुरोध हमेशा रहता है कि जितने भी हमारी पड़ती ज़मीन, खासकर जो टाँड़ वाली ज़मीन जो खरीफ के मौसम में रह जाती है, उसमें आप दलहनी फसल अवश्य लगाएं। खरीफ मौसम में मुख्यतः आप दलहनी फसलों में अरहर की खेती कर सकते हैं, उड़द की खेती कर सकते हैं और मूंग की खेती कर सकते हैं। शुरू में अगर आप लेट हो गया, अगर लेट खरीफ में जाते हैं, अगर विलम्ब से अगर आप खेती शुरू नहीं कर पाए तो लेट की खेती में आप कुल्थी की खेती भी कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु संतुलित मात्रा में उर्वरक, जिसमें नाइट्रोजन और पोटास का 20 kg तथा फास्फोरस का 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देना सही होता है। पोषक तत्वों में मुख्यतः 3 पोषक तत्व जो हैं, जिसका हम बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों का प्रबंधन आपको अत्यावश्यक है। नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा 20 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है, जो उसको स्फुर भी कहते हैं, 40 किलो प्रति हेक्टेयर, और पोटास ये जो है ये भी 20 किलो प्रति हेक्टेयर। इसकी दर से आपको उसमें उसका प्रयोग करना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग करने से ये जो संतुलित मात्रा में तीनों खाद का प्रयोग करेंगे, जिससे होगा क्या कि फसल में उसके अच्छे प्रभाव होंगे। हमारी मिट्टी में मुख्यतः ये तीनों पोषक तत्वों की कमी है, अतः इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है इसको देना। इसके अलावा जीवाणु खाद, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसे हम राइजोबियम भी कहते हैं, उसका प्रयोग पौधों के जड़ में करते हैं, जिससे ये जीवाणु वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा फसलों को पोषक तत्व प्रदान होता है और पौधों का बढ़वार भी सही ढंग से होता है। जीवाणु खाद का प्रयोग हम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से करते हैं। जीवाणु खाद वो होता है जो किसी जीवाणु के द्वारा पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराई जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो भी हम दलहनी फसल लगाते हैं, जब पौधे उगाते हैं उसके जड़ में एक गांठ सी होती है। उस गांठ में एक तरह का एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। इस बैक्टीरिया का मुख्य कार्य है कि हवा में जो हमारा 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है, जिसका हम किसी प्रकार कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं, उस बड़ी मात्रा का, उस नाइट्रोजन का, उस नाइट्रोजन गैस का ये जीवाणु अपने भोजन के रूप के लिए उसको लेते हैं और भोजन बनाते हैं और अपने लिए करते हैं। लेकिन चूंकि ये जो है हमेशा जो होता है ये दलहनी फसलों के जड़ में ही होता है, क्योंकि उसके अलग हट के वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। जब भी उसको जीवन यापन कार्य करना, वो उसके लिए दलहनी फसल की जड़ की आवश्यकता होती है। दोनों साथ मिल के ही करेंगे। तो इसीलिए जब ये उसके साथ मिलते हैं, चूंकि ये जड़ में होते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो अपने लिए लेते हैं तो वो उसे पौधे को उपलब्ध कराते हैं और मिट्टी में वो जाते हैं। इस तरह जो है ये जो जीवाणु जो होता है, जो राइजोबियम जो होता है, ये करीब 60 किलो से लेके आपको 200 किलो प्रति हेक्टेयर की नाइट्रोजन मिट्टी में देती हैं, जो पौधे को उपलब्ध होती है। इसके बाद की जो दलहनी फसल के बाद भी जो अगर रबी में जो फसल लेंगे उसके लिए भी ये उपलब्ध होती है, क्योंकि ये कार्बनिक रूप में
होती है। अतः ये बहुत ही फायदेमंद है, इसका उपयोग आप कर कीजिए। और इसकी मात्रा, इसकी बहुत कम मात्रा होती है, सिर्फ 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम ही आपको जीवाणु खाद लगती है। दलहनी फसल की खेती हम टार जमीन में भी कर सकते हैं, जिससे खाली बची हमारी जमीन का उपयोग हो जाता है और फसल से हमें लाभ भी मिल जाता है। मिट्टी के अम्लीय होने की स्थिति में 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से चूने का प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर हम दलहनी फसल की खेती कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। झारखंड में खरीफ के मौसम में दलहनी फसलों की खेती हम टार जमीन में, ऊपरी जमीन में करेंगे। ऊपरी जमीन जो है हमारे यहाँ पूरी की पूरी अम्लीय है, लाल मिट्टी है। तो पहले इस मिट्टी को, लाल मिट्टी को थोड़ा उपचारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप चूने का प्रयोग कीजिए। करीब करीब आपको जो है 2.5 से 3 कुंटल, 3.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर डोलोमाइट, जो आपको सभी ब्लॉक में भारत सरकार, झारखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, वो लेके उसको आप लीजिए और उसको आप पंक्ति में, कतार में उसका खाद के रूप में प्रयोग कीजिए, जिससे कि उसके जड़ के आसपास की मिट्टी की अम्लता समाप्त हो जाएगी। और जब मिट्टी अम्लता खत्म, जब वो उदासीन मिट्टी हो जाएगी, तो उसमें जो है ये हमारे बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ेगी, पौधे का जड़ का ज़्यादा विकास होगा और पोषक तत्व की उपलब्धता भी उसमें, उस मिट्टी में, उदासीन मिट्टी में ज़्यादा होगी, जो कि हमारी जो है फसल के ज़्यादा फायदेमंद होंगे। हाँ, तो जानकारी कैसी लगी आप लोगों को? अरे दीदी, एखन हम इनके आवे में तनिकन देर हतलक नहीं तो बहुत पछतासली कार्यक्रम है। हाँ दादा, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग समय से आ गए और ये जानकारी मिला, और नहीं तो सही में दीदी ये जानकारी भूल ही जाते हम लोग। इसलिए बोलती हूँ कि हमारे कार्यक्रम में आप लोगों का आना अनिवार्य है, और भी समय से दीदी, समय से। हाँ दीदी, बिल्कुल। तो चलिए इसी बात पर एक और अल्प विराम लेते हैं। और रौरेमन देखो इस संदेश, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हाँ, तो अब बताइए आप लोगों को आने में देरी क्यों हो गई? अब देर नहीं दीदी, हम लोग तो टाइम से आ रहे थे, लेकिन उस रास्ता में ना दीदी कुछ किसान भाई लोग मिल गए। अब वो पूछने लगे कि बतलाओ कन्हैया, श्री विधि से कैसे खेती किया जाए, उसका देखभाल कैसे किया जाए। बस दीदी उसी में थोड़ा सा लग गए। अब दीदी हमको जानकारी नहीं रहने के बारे में बेस जानकारी रहतलक तो हम अपन किसान भाई बहन को बतलाती तो कम से कम। हाँ बिल्कुल। दीदी आप, दीदी हम लोग एक बार ये चाहते हैं दीदी कि एक बार फिर से इसका जानकारी हम सबको, हम लोग को भी और अपने किसान भाई लोग को भी दे दें। ज़रूर। तो चलिए इसकी विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ मनोज कुमार जी से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री मनोज कुमार जी। ये हमें जानकारी देंगे कि श्री विधि से धान की खेती कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मनोज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। मनोज जी, झारखंड में कहा जाए कि धान की खेती कब से कब तक की जाती है, ये बताएं। झारखंड में धान की खेती हम लोग जून से लेकर 15 अगस्त तक हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि श्री विधि क्या है और इसको कैसे हमारे किसान भाई धान की खेती करें। श्री विधि एक नई तकनीक है जिससे किसान भाइयों को जो पुराने विधि से खेती करते हैं उसके कंपैरिजन बनिस्पत बहुत फ़ायदा है, जिसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नमी बनाए रखना चाहिए, सिर्फ नमी की ज़रूरत होती है। आप लेबर जो रखते हैं उसके बनिस्पत बहुत खर्च कम होती है, इसलिए इन सारी बातों को अगर हम लोग ध्यान में देखा तो उपज भी और खर्च भी कम होती है, सिंचाई में भी बचत होती है और सीड, अगर बीज दर की बात करें तो वो भी बहुत कम होता है। जैसे हम लोग इसमें 2 kg
पर एकड़ हम लोग से बीज दर करते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले इसमें खेत का तैयारी कैसे करें, हम लोग उस पर पहले ध्यान देंगे। जब रोपा हम लोग शुरू करते हैं तो रोपा शुरू करने के 1 महीने पूर्व पहले हम लोग 4 टन गोबर या सड़ी हुई खाद पहले खेत में हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद वो रोपा के करीब 10 दिन पहले एक बार हम लोग उसको कादो कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं, ताकि उसमें जो खरपतवार है वो हमारा मिट्टी में मिल करके उर्वरक का काम करे। वो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे किसानों को बताइए कि जब ये लाइन से लाइन लगाते हैं तो खरपतवार में बहुत कमी आ जाती है और खासकर तक उसका नियंत्रण भी हमारे किसान भाई कर लेते हैं। तो अब बात आती है उर्वरक की। उर्वरक की मात्रा हमारे किसान भाई कैसे दें और कितनी कितनी मात्रा में दें? किसान भाइयों, हम लोग इस विधि श्री विधि में उर्वरक की मात्रा हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन 32 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 16 kg पर हेक्टेयर और पोटास 8 kg पर हेक्टेयर देते हैं। जिसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि फास्फोरस और पोटास का हम लोग पूर्ण मात्रा डालते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का आधी मात्रा हम लोग शुरू में दे देते हैं और आधी मात्रा जब वो कल्ला निकल जाता है तब हम लोग उसमें देने का काम करते हैं। ये तो रासायनिक खाद की बात हो गई। आजकल सब जगह बात चल रहा है जैविक खाद, जैविक खाद, जैविक खाद। श्री विधि से धान की खेती में जैविक खाद का कितना महत्व है? श्री विधि खेती में जैविक खाद, जैसा हमने पहले भी कहा कि अगर रोपाई के पहले भी हम लोग जो है उसमें सड़ी हुई गोबर हम लोग दे देते हैं, वो भी एक पोषक तत्व का काम करता है। और ख़ास करके जब हम लोग इसमें एक चीज़ पर ध्यान देंगे, जब हम लोग खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो उसमें हम लोग एक कोनो बीडर यंत्र का उपयोग करते हैं, जो कि रोपाई के ठीक 15 दिन बाद हम लोग कोनो बीडर चलाते हैं और हर 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार चलाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो खरपतवार है वो भी मिट्टी में हमारा मिल जाता है और वो भी पोषक तत्व का काम करता है। जी, इसके अलावे और किन बारीक बातों पर हमारे किसान भाई ध्यान दें? इसके अलावे जो महत्वपूर्ण बात है, जब हम लोग खेत का तैयारी करते हैं तो जल जमाव नहीं हो, उसके लिए 3 मीटर के अंतराल पर हम लोग नाली बनाते हैं, जिससे कि पानी का बहाव हो और ज़मीन में जो है वो नमी बरकरार रहे। इन बातों को हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। धान में कौन कौन से कीट वगैरह लगते हैं और इसका कैसे हमारे किसान भाई निदान करें? धान में जो कीट जनरली लगते हैं उसके लिए हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस का 20 EC करके आता है एमल्सिफाइड कंसनट्रेट, वो 200 लीटर पानी में हम लोग 1 लीटर उसमें डालते हैं और छिड़काव करते हैं। उससे हमारा कीट नियंत्रित हो जाता है, कीट नियंत्रण होता है। अच्छा, और रोग कौन कौन से लगते हैं और इसको कैसे हमारे किसान भाई पहचाने, क्या लक्षण है, कैसे पहचाने कि ये रोग लग गया है और इसका निदान कैसे करें हमारे किसान भाई? रोग जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अधिक बारिश हुई तो तना जो है उसका सड़ने लगता है। तो उसके लिए हम लोग अगर जल जमाव पर ध्यान दें कि जल जमाव नहीं हो और जल निकासी हो हमारा, उसके लिए जो हम लोग बताए कि 3 मीटर के अंतराल पर नाली बनावें, तो उसके अगर जल पर नियंत्रण हम लोग रखें तो वो जो तना सड़ने वाला बीमारी है वो उस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। जी, और हम श्री विधि से और क्या हो सकता है और इसमें कैसे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में बताएं। श्री विधि की खेती में सबसे पहले हम लोग एक तो उर्वरक के बारे में हम बताए। अगर हम लोग बीज दर पर ध्यान दें तो 2 kg पर एकड़ अगर हम लोग डालते हैं इसका बीज दर, तो वो किसान के लिए भी फ़ायदा है। और अगर हम लोग उस पर सिंचाई पर भी ध्यान दें तो सिंचाई में ध्यान रखें कि वो नमी कैसे बरकरार रहे। और अगर हम लोग जब रोपाई करते हैं तो हम लोग उसमें मार्कर का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि 25-25 सेंटीमीटर के दूरी पर हम लोग पंक्ति देते हैं और 2-3 सेंटीमीटर हम लोग उसके गहराई पर देते हैं। तो लाइन से खेती करने पर हमेशा किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए, उससे हम लोग का उपज में काफ़ी वृद्धि होगी। पहले जो पुराने पद्धति से हमारे किसान भाई खेती करते थे और अब जो नई तकनीकी है श्री विधि, ये दोनों में उत्पादन पर कितना असर पड़ता है? पुरानी विधि, इस विधि में श्री विधि की तकनीक में हमारा खर्च कम और उपज जो है उससे दुगुनी उपज हमारा इसमें आएगा इस विधि में। और उसमें खर्च भी ज़्यादा है, इसके बनिस्पत उपज भी कम है। इसलिए हम लोग किसान भाई को सलाह देंगे कि श्री विधि से खेती करें। चलते चलते मनोज जी हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खेत कौन सा ऐसा खेत हमारे किसान भाई जिसमें लगाएं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा श्री विधि से धान का उत्पादन ले सकें। श्री विधि की खेती के लिए हम लोग ज़्यादातर केवाल मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होता है। और
केवल मिट्टी अगर आप लेते हैं तो श्री विधि का खेती भी जिस अंतराल में बताए कि उस हिसाब से ज़्यादा उपयोगी होगा किसान भाई के लिए। मनोज जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी श्री विधि से खेती करने के लिए। मनोज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की इस जानकारी से तो आप लोग अब तो तृप्त हो गए हैं ना? तृप्त का दीदी बहुत जानकारी मिलक और बहुत बेस लागलक। हाँ दीदी, अब तो हम अपने किसान भाइयों के सामने इस विधि को बहुत विस्तार से भी बता सकते हैं और ये विधि सुनने के बाद वो तो लाभान्वित होंगे ही ना दीदी। बिल्कुल, अब आगे उनके पास कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा। हाँ दीदी। अच्छा दीदी अब तो बातों का सिलसिला को विराम लगाते हुए बिल्कुल। लेकिन हाँ दीदी, कृषि संबंधी कोनो तरह का रौरे मन के दिक्कत होले चिट्ठी लिख सकीले रौरे मन। हाँ, और चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता लिखना बहुत जरूरी है। हाँ। तो हमारा पता लिखिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ मुझे, कन्हैया भैया और किशन भैया को इजाजत दीजिए। जोहार।